सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं 24 अक्टूबर को? तो 24 अक्टूबर 1945 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। पहली बार हमने इसको 1948 में मनाया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राष्ट्र ये किसने दिया था? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। अच्छा, एक डे और है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। वो 23 जून को मनाया जाता है, वो भी याद रखना। और आपको बता दूं, अभी भारत ने अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी भी की थी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अभी कर्नाटक की अश्विनी केपी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया था। और इस पद पर नियुक्त होने वाली वे न सिर्फ पहली भारतीय थी बल्कि पूरे एशिया में पहली बनी थी। क्या नाम है? अश्विनी केपी। उनका नाम भी याद रखना। और अभी भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अभी किसे 2022 के नॉनसेंस रेफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया बताओ? तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। अगर आपसे पूछे कि अभी किस राज्य को सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा की है ये मो बस सेवा। इसको मिला था फिर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार। और आपको याद है इसी साल यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने किसे अभी चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा सर डेविड एटनबरो को। अभी जम्मू कश्मीर के आरजे उमर निसार को यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आपको याद है यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? रुचिरा कंबोज। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम का नाम आपने सुना होगा। अभी दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर ये बने थे। और भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल का नाम भी आपने सुना होगा। इनको प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया था। और एक भारतीय अर्थशास्त्री है जयति घोष। इनको संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था। तो 2022 में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कुछ अवार्ड से रिलेटेड, कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो सारे मैंने आपके यहाँ डिस्कस किए। इनको याद रखना। और आज का वीडियो लेट अपलोड हो रहा है इसलिए क्योंकि कल फेस्टिवल था, तो कल टाइम मिल नहीं पाया और इतना काम वगैरह था तो थक गए थे, इसी कारण से। तो चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा बताओ, फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट? तो आंसर होगा तजुनी। अच्छा, यहाँ पे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि 2023 में ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पर होंगे? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और अभी इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया गया, जो क्या है? तजुनी है। ये एक पेंगुइन है। अच्छा, शुभंकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिवाइज करवाता हूं, या आपसे पूछता भी हूं। आप बताओ, अभी जो 36वें राष्ट्र खेल नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में, उसका शुभंकर क्या था? तो आंसर होगा सवज, जिसका मतलब होता है शावक। अभी जो राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, उसका शुभंकर क्या था? शेरू। और अभी भारत में पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड भी हुए थे चेन्नई में, उसका शुभंकर क्या था? थम्बी था। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा में, उसका शुभंकर था धाकड़। इसी तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था अभी कर्नाटक के बंगलुरु में, उसका शुभंकर था वीरा। और अभी पहले केरल ओलंपिक खेल ये हुए थे तिरुवनंतपुरम में, इसका शुभंकर क्या था? नीरज नाम का खरगोश। और आपको याद होगा पर्यावरण मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शुभंकर प्रकृति को लॉन्च। और भी 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे, कहाँ पे? भारत में, इसका शुभंकर था ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। और नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या है? चाचा चौधरी है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होंगे, और इसका शुभंकर है लाइब। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था AFC एशियन कप 2023, ये कहाँ पे होंगे? ये कतर में होंगे। AFC मतलब हो गया एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। आपको याद है अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये भी आपके कतर में ही होंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाले कहाँ पे होंगे? 3 देशों में होंगे।
अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। फुटबॉल से आपको याद आएगी अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 में जो हुई थी उसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये भारत में हुए। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा सुनील छेत्री को। जबकि वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है मनीषा कल्याण को। और बाइचिंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा नामची सिक्किम में। और एक डूरंड कप आपने पढ़ा था 2022 का, जो डूरंड कप है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता मुंबई फुटबॉल क्लब को हरा करके। और अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन बने, कल्याण चौबे बने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फुटबॉल आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार को जीता है। तो कर्नाटक बैंक ने डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए ये पुरस्कार जीता है। DX मतलब हो गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो अवार्ड है ये उन संगठनों के लिए आदर्श मंच है जिन्होंने अपने प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। देखो कर्नाटक बैंक की बात करते हैं, स्थापना होती है 1924 में। मंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इसके CEO महाबलेश्वर MS हैं। अभी बंधन बैंक के आपको याद होगा ब्रांड एम्बेसडर बने थे सौरव गांगुली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है A मणिमेखलाई। और RBL बैंक के MD CEO कौन बने, R सुब्रमण्यम बने। ये याद रखना आप, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अक्टूबर 2022 में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा ऋषि सुनक। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था यूके की प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रस, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब उसके बाद यूके के प्रधानमंत्री बनेंगे ये ऋषि सुनक। ये यूके के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे, ये आपको याद रखना है। बाकी अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी बनी। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने, अब्दुल लतीफ राशिद बने। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, कैटलिन नोवाक बनी है। देखो यूके की बात करते हैं तो अभी याद है यूके में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने थे, विक्रम दोर्रेस्वामी बने थे। और मिशेल पूनावाला का नाम भी सुना होगा। अभी यूके में शिरोमणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। और तनुजा नेसारी, यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। अभी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए। तो ये सब याद रखना आप, बढ़ते आगे। चलो बताओ हाल ही में किसने मोस्ट पॉपुलर GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा हैदराबादी हलीम ने। तो अभी तेलंगाना के हैदराबादी हलीम ने रसगुल्ला, रतलामी सेव, बीकानेरी भुजिया सहित अन्य खाद्य पदार्थों को पछाड़कर मोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार जीता है। इस हैदराबादी हलीम को पहली बार 2010 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग दिया गया था। देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो यह अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में। पहली बार किसे मिला था 2004 में, दार्जिलिंग टी को, ये पश्चिम बंगाल की है। और अभी हमने पढ़ा था जापान ने निहोंशु के लिए, निहोंशु ये चावल से बनने वाला एक विशेष पेय पदार्थ है, तो इसके लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया था जापान ने। और ये पहली बार है जब जापान ने किसी प्रोडक्ट के लिए चेन्नई रजिस्ट्री में इस टैग के लिए आवेदन किया था। अभी आपको याद हो तो तमिलनाडु के नरसिंह पेट्टई नाग स्वम को GI टैग मिला था, ये एक तरह का संगीत वाद्य यंत्र है। अभी कश्मीरी कालीन को QR कोड आधारित GI टैग दिया गया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को और वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को GI टैग मिला। पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को GI टैग मिला। नागालैंड की ककड़ी को अभी GI टैग मिला। राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला था। इसी तरह से असम की जुडीमा राइस वाइन को GI टैग मिला था। और ये पूर्वोत्तर की पहली शराब बनी थी जिसे GI टैग मिला। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण बहुत ज्यादा है और पटाखे जलाने से और ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। तो अभी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली को बढ़ावा देने के लिए दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान को शुरू किया। इसका उद्देश्य यही है पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से लोगों को बचाना और दिए जलाकर दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
तो इसी कारण से दिल्ली में अब 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों के भंडारण, उसकी बिक्री और उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनी रूप से सजा दी जाएगी, जुर्माना भी लगेगा और जेल वगैरह भी होगी उसे। आपको याद होगा अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन यहाँ के अभी उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? विनय कुमार सक्सेना बने। और देश का सबसे पहला स्मोक टावर ये भी लगा है दिल्ली में। और देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर ये कहाँ पे लगा था? चंडीगढ़ में। भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में। और अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में ही। और इसी तरह से भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया नई दिल्ली में। और मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी शुरू हुई थी ये दिल्ली में ही। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित होगा? दिल्ली में ही। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा ज्योति याराजी। तो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर इतिहास रच दिया है ज्योति याराजी ने, क्योंकि ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। अच्छा, साजन भनवाल का नाम अभी न्यूज में था क्योंकि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि स्पेन में हुए थे, वहां पे पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने थे। 77 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था इन्होंने। एक हर्षिका रामचंद्र का नाम आपको याद होगा। अभी जो 36वें नेशनल गेम्स हुए थे ना गुजरात में, उसमें पहले पे कौन थी? सर्विसेज, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा थी। साथ में 2 नाम हमने और बढ़े थे कि बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार जीता है हर्षिका रामचंद्र ने, स्विमर है ये। और बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार जीता था साजन प्रकाश ने। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, अभी 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को जन्मदिन होता है पोलियो टीका के खोजकर्ता जोनास साल्क का। उन्होंने 1955 में पोलियो के टीके की खोज की थी और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना। वैसे भारत तो पोलियो मुक्त हो चुका है, कब हुआ था? 2012 में। अच्छा, इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। एक तो देखो, हमने देखा 24 अक्टूबर को ये पोलियो डे, और इस बार ये हमने 7वां पोलियो दिवस मनाया है। एक हमने देखा था यूनाइटेड नेशन डे, ये भी आप मनाते हो 24 अक्टूबर को। एक और डे होता है 24 अक्टूबर को, कौन सा? नेशनल फूड डे। अब आप कहोगे फूड डे तो हमने मनाया भी तो था अभी, वो आपका वर्ल्ड फूड डे था जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वो भी होता तो अक्टूबर के महीने में ही है, लेकिन वो 16 अक्टूबर को होता है क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में। अब एक काम करते हैं, अक्टूबर के सभी डेज का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलना, साथ साथ बोलोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना मैं ही बार बार बोलूंगा तो मुझे ये याद होते जाएंगे, लेकिन एग्जाम आप लोगों को देना है तो याद आप लोगों को होने चाहिए। देखो, 1 अक्टूबर को हमने एक तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया, एक इंटरनेशनल कॉफी डे और एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस। फिर 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस मनाया और एक स्वच्छ भारत दिवस मनाया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया। 5 अक्टूबर को एक तो वर्ल्ड टीचर डे और पहली बार 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मना रहे हैं। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे और विश्व मुस्कान दिवस स्माइल डे मनाया, जो कि अक्टूबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे हो गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस हो गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हो गया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हो गया और 12 अक्टूबर को पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस भी मनाया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया हमने और एक विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे भी मनाया। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हो गया और 20 अक्टूबर को एक वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी मनाया था। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने केबीएल शताब्दी जमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने केबीएल शताब्दी जमा योजना को शुरू किया है।
कर्नाटक बैंक ने अभी 17 अक्टूबर 2022 से ये केबीएल शताब्दी जमा योजना के नाम से एक सावधि जमा योजना मतलब एक फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया। और इसमें क्या होगा, 555 दिनों के लिए 7.20% पर ईयर का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। वहीं बुजुर्गों को 7.60% का सालाना ब्याज मिलेगा। इसी तरह से आपको याद होगा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव सावधि जमा योजना को शुरू किया था। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। बाकी कर्नाटक बैंक के बारे में अभी हम पढ़ ही चुके हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया? तो आंसर होगा शी जिनपिंग। तो आपको बताए चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है और लगातार तीसरी बार इसके महासचिव चुने गए हैं शी जिनपिंग। और इसके साथ ही वे तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बनेंगे और ये पहला मौका होगा जब चीन में किसी राष्ट्रपति को तीसरा कार्यकाल दिया जाएगा। और चाइना के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? ली कियांग। बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। देखो आप याद रखना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में ही मिलेगा। अच्छा, चाइना का एक शहर है शंघाई, वो किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटीसी नदी के किनारे। और आप कह सकते हो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है, उसका नाम बताओ। तो आंसर होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे, तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।